नमस्कार, मैं प्रशांत सोनी। आप देख रहे हैं नवभारत टुडे। देश में कोरोना के लगातार 4 लाख के ज्यादा मामले आ रहे हैं सामने। देखा यह जा रहा है कि लगातार कुछ दिनों से 3.5 लाख से ज्यादा कम मामले सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर भी हो सकती है, लेकिन देखने में अब यह आ रहा है कि गांवों में, ग्रामीण शहरों में अब कहीं ना कहीं कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। यूपी और बिहार के ग्रामीण शहरों की बात करें तो कहीं ना कहीं अब कोरोना की जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उदाहरण के सामने आप कुछ आंकड़े पेश करेंगे कि 9 अप्रैल से लेकर 9 मई के बीच में विभिन्न राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में जो बदली स्थिति है उसके बारे में आपको बताएंगे। और बिहार में 9 अप्रैल की बात करें तो कोरोना संक्रमण के मामले ग्रामीण क्षेत्र में 53% तक थे। वहीं एक महीने की बात करें, एक महीने बाद की बात करें तो 9 मई को ग्रामीण क्षेत्रों में यह बढ़कर 76% तक पहुंच गए हैं। कहीं ना कहीं अब ये देश के लिए डराने वाली स्थिति है। ऐसे में कोरोना महामारी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर एम वल्ली सर। डॉक्टर एम वल्ली पद्मश्री से सम्मानित हैं, देश के राष्ट्रपति के फिजिशियन भी रह चुके हैं। डॉक्टर एम वल्ली सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टुडे में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सर, आप, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि देखने में आ रहा है देश में लगातार कोरोना के मामले घटते जा रहे हैं, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी रेट घट रहा है। तो क्या ये हम मान ले कि अब देश में कोरोना की जो पीक है वो आके अब चली गई है, या यह कहना अभी जल्दबाजी होगी? जी, आपने ठीक कहा। मामले घट रहे हैं, खासतौर से दिल्ली में और महाराष्ट्र में। लेकिन कुछ जगह मामले बढ़ भी रहे हैं, जैसे कि कर्नाटका है, आंध्रा है और पौंडीचेरी है। तो ये एक मिली-जुली पिक्चर है। इसका कारण ये है कि हमारा देश बहुत बड़ा एक राष्ट्र है और इसकी डेमोग्राफी के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। लेकिन जहाँ तक सेंट्रल इंडिया और अराउंड ये पेरिफेरल स्टेट्स हैं जिनमें बीमारी है, अगर आप इसको नक्शे में प्लॉट करें उन कंट्री को जहाँ भी बीमारी है तो वो पेरिफेरी में है। तो आपने ठीक कहा, ये एक आशा की किरण है जो हमको अभी आगे आने वाले 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगी और बहुत अच्छी बात है। और इसका श्रेय जो है हम सबको, जिन्होंने अनुशासन किया है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर किया है और घरों में रहे हैं, तो उनको जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है और गाँवों में इसका जो फैलना है, ये साथ ही साथ बहुत चिंता की बात है। सर, अभी देखने ही आ रहा है कि लगातार वैक्सीन पर सियासत भी चालू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। तो क्या अब ये हम मान ले कि अब वैक्सीन जो है वो देश में खत्म हो चुकी है? वहीं दूसरी ओर हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, 17.5 करोड़ से ज्यादा हमने वैक्सीन अब तक लगा दी है 114 दिनों में। तो क्या ये मानना सही है कि अब वैक्सीन खत्म हो रही है, कि या यह सिर्फ सियासत स्टंट है? देखिए, इसको मैं सियासत नहीं कहूँगा, इसको मैं चौधराहट, मैंने इसको शब्द निकाला है इसके लिए। ये जो हमें उम्मीद थी कि जहाँ-जहाँ वैक्सीन बन रहा है वहाँ कच्चा माल आता रहेगा उसका और प्रोडक्शन जारी रहेगा। जो वैक्सीन की कंपनियों के मालिक हैं वो हमारे साथ कोऑपरेशन करेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सप्लाई करेंगे, और ऐसा नहीं हुआ। एक खबर ये भी आई थी कि जो रॉ मटेरियल है इसका, उस पे देने में अंकुश लगाया गया है, लेकिन वो मैनेज हो गई। उसके बाद ये खबर आई कि इस पे जो एक पेटेंट है वो हटा लिया जाएगा। आज ये खबर आ रही है कि जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका ने इसको और ज़्यादा तेज़ी से भारत की मदद करने की जो है पहल की है। तो ये आगे आने वाले 1 हफ्ते में देखना होगा कि हमने जो दान दिए, दानवीर दधीची बने और दूसरे गरीब मुल्कों की सेवा की और उनको वैक्सीन दिए, क्या हम ही उसके भोगी हो जाएंगे? और बिल्कुल ये सही, देखने वैक्सीन वाली की जो बात है। घबराहट है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। इस समय जिन देशों के पास सरप्लस वैक्सीन है उनको आगे आना होगा, उनको लोन बेसिस पे भारत को वैक्सीन देनी होगी और हमको भी उनसे लोन बेसिस पे डिमांड करनी पड़ेगी। बाई बोरोर स्टील का टाइम आ गया है अब, लेकिन हम अपने नौजवानों को खास तौर से इससे निराश नहीं कर सकते कि उनके लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है और आगे चल के हमको बच्चों को भी वैक्सीन देनी पड़ेगी। तो एक बहुत ही अच्छी रणनीति बना के और बहुत ही अच्छा प्लान बना के, अभी प्रधानमंत्री जी ने अभी-अभी कहा है कि मुझे देश की बहुत चिंता है, मुझको बहुत चिंता है, अच्छी बात कही उन्होंने और वाक़ई में होनी भी चाहिए ये चिंता, तो उसकी चिंता का निवारण भी ज़रूरी है।
सर देखने में आ रहा वैक्सीनेशन का जो टाइम टेबल है वो बदलने की बात कही जा रही है, तो अगर ये टाइम टेबल बदलता है तो इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या बदलने की जरूरत है या जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं इसमें एक लतीफा बार बार मुझे याद आ जाता है जब ये बात होती है 2 to 4 weeks, 4 to 8 weeks, 8 to 12 weeks की। अब 12 हफ्ते हो गए हैं सर। जी, वो लतीफा जी, 8 to 12 weeks कहा ना, तो और आगे भी 6 महीने की भी बात चल रही है। तो मुझे वो लतीफा याद आ जाता है कि जो घी डालते थे दाल में, जब वो चमचे से डालते थे और महंगा हो गया तो सीख से डालने लगे, और किसी ने जब और महंगा हो गया उनसे पूछा तो वो कहने मैं तो तश्तरी के ऊपर घुमा देता हूँ घी की बोतल। तो वो वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, हमको स्टॉक में रखना था। हमने जो है बहुत अच्छी बात की कि हमने दान किया, हम दानवीर बने और हमने एक सैक्रिफाइस किया। उसके नतीजे में आज हमारे यहाँ शॉर्टेज देखने को मिल रही है, ऐसा मैं कभी भी नहीं एक्सपेक्ट करूँगा। और जो मैं इनसे फिर बार-बार ये कहता हूँ, जो वैक्सीन के चौधरी हैं, कंपनियों के मालिक हैं, कि वो इस समय सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और कोई लालच ना करें। इसमें दुकानदारी भी नहीं होनी चाहिए। ये इस समय देश के लोगों की जान बचाने का समय है और युद्ध स्तर पर हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी इसमें, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएँगे। सर पहले 6 हफ्तों की बात हो रही थी कि नहीं 6 हफ्तों बाद आपको दूसरा डोज लग जाएगा, अब 12 से 18 हफ्तों की बात हो गई है, तो ये क्या साइंटिफिक तौर पे ये फैसला लिया गया है या वैक्सीन की कमी के कारण ये फैसला लिया गया है? आप क्या समझते हैं इसको? मैं कितना भी ये कहूँ कि साइंटिफिक वे से लिया गया है, लेकिन लोगों के मन में एक डाउट तो पैदा हो गया ना कि ये बार-बार क्यों मुद्दत बढ़ाई जा रही है, उसको कैसे निवारण करेंगे? जब हमारे मन में वैक्सीन के प्रति संदेह थे, तो उनको बड़ी मुश्किल से निकाला गया। अब वो संदेह निकल गए, तो अब ये नई आफ़त आ गई। अब मैं कहता हूँ इसको पहले से ही बता देते तो शायद मैं भी ना लगवाता। ये तो सब ये सबके मन में एक संदेह है, लेकिन ये ठीक है कि एंटीबॉडीज़ 12 हफ्ते तक तो बहुत अच्छी रहती हैं, 12 से 16 हफ्ते तक भी अच्छी रह सकती हैं, लेकिन इसके बाद के आगे की कोई रिसर्च नहीं। सर आपने एंटीबॉडीज की बात की, तो अभी सुबह ही जो बाइडेन का बयान आया, राष्ट्रपति का बयान आया है कि जिनको 2 डोज लग जा रही है उसके बाद उन्हें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, वो सुरक्षित है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या मास्क लगाने की जरूरत है जिसे 2 डोज लग गई है, या मास्क लगाए रखना चाहिए? ये बहुत बड़ा ऐलान आज अमेरिका में हुआ है, कल हुआ है कि ये मास्क नहीं लगाइए, लेकिन मैं आपको कोट करता हूँ चाइना का, तो चाइना में पूरा वैक्सीनेशन हो गया है। अभी नए 1-2 दिन में चंद केसेस आए हैं, लेकिन वहाँ पे 100% लोग मास्क लगा रहे हैं। जापान में कोरोना और नो कोरोना, उन्होंने हमेशा मास्क लगाए। कोरिया में और इसी तरह कुछ पार्ट ऑफ इंडोनेशिया और मलेशिया। तो ये जो ईस्टर्न कंट्री हैं और सिंगापुर, उनने मास्क का प्रचलन जो है एज़ ए हैबिट है और हमको इस अच्छी हैबिट को डालना है और आगे छोड़ना नहीं है। मैं इसके फ़ेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आपके द्वारा ये बड़ा संदेश देना चाहता हूँ कि मास्क का मैंने एक वो बनाया है एक्रोनिम, मैं, मेरा, एम फॉर मेरा, ए फॉर अपना, एस फॉर सुरक्षा, के फॉर कवच। ये मेरा अपना सुरक्षा कवच है, ये खाली मास्क नहीं है, ये मेरे घर का दरवाज़ा है, मेन गेट है, चोर को घुसने से रोकता है, वायरस को नाक में घुसने से रोकता है, मुँह के ज़रिए जाने से रोकता है। तो मैं इसको मास्क को मोस्ट एसेंशियल, जो इससे रोकथाम का एक कवच है, एक शील्ड है, उसके रूप में देखता हूँ और देखता रहूँगा। और मैंने सबसे पहले कहा था कि 2 मास्क लगाइए, मैंने 3-3 मास्क लगा के अपनी क्लिनिक में काम किया है और आज पूरी दुनिया में मैं देख रहा हूँ लोग डबल मास्किंग कर रहे हैं, जिसमें से एक सर्जिकल मास्क होगा और दूसरा N95 मास्क होगा और ये बहुत कामयाब है। सर सुरक्षा कवच की और आपने बात की, तो मैं वैक्सीन की बात करूंगा कि अब जो 18 साल के ऊपर, 18 साल के नीचे जो बच्चे हैं, अब उन पे भी ट्रायल शुरू करने की जो इजाजत है वो दे दी गई है। तो अब ये आप कैसे देखते हैं कि ये 18 साल के कम जो बच्चे हैं उनको क्या ये वैक्सीन उतनी ही कारगर होगी जितनी 18 के ऊपर वालों को हुई थी, या इनके इनमें कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट देखने मिल सकते हैं हमें? मैं आपके इस उत्तर को 2 भागों में दूँगा। एक तो जो आपने पूछा बच्चों का और एक प्रेग्नेंट लेडीज़ का। तो दोनों में इसके ट्रायल्स कनाडा और अमेरिका में हुए हैं और बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। बच्चे खुद आगे बढ़े हैं। यूके में तो सबसे पहले आगे आए थे बच्चे, 12 साल की उम्र वाले, और ये सब बच्चों ने मिलकर जो योगदान दिया है, मैं उनका आभारी हूँ। और वैक्सीन की जो कोई भी ऐसी अनटोवर्ड रिएक्शन उनमें नहीं देखने को मिली और इस बात की भी रिसर्च हो गई है
कि बहुत बड़ी रिसर्च हुई है इस बात पे कि प्लेसेंटा के अंदर वैक्सीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। प्लेसेंटा करीब 11,000 प्लेसेंटा का एनालिसिस किया गया उन लेडीज़ का जिनको वैक्सीन दिया गया था प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी के पहले, तो कोई भी अनटोवर्ड इफ़ेक्ट इसका नहीं पड़ा। तो ये पूरी दुनिया में तय हो चुका है कि छोटे बच्चों में, प्रेग्नेंट लेडीज़ में इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। कमी है तो तादाद की कमी है, जैसे-जैसे तादाद बढ़ती जाएगी, अवेलेबिलिटी बढ़ती जाएगी, हम इसके दायरे को बढ़ाते जाएँगे और जो भी ट्रायल्स हो रही हैं, वो ट्रायल्स तो उनके रिज़ल्ट अभी आएँगे, ऐसे 7-8 साल बाद वाले रिज़ल्ट तो हमारे पास किसी भी वैक्सीन के नहीं है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि वैक्सीन लगा देनी चाहिए और बच्चों को भी लगने चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास थोड़ा-सा आपने अभी जैसे बताया, तो संख्या का अभाव है और उस संख्या के अभाव में कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा मिक्स-अप हो जाए, तो हम श्रेणी के हिसाब से वैक्सीन दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सर अब ये सरकार ने भी ये बता दिया है कि थर्ड वेव आने वाली है। कब आएगी, कैसे आएगी पता नहीं है, लेकिन आएगी, सरकार ने कहा है। तो आप इसे कैसे देखते हैं थर्ड वेव को, कि थर्ड वेव सेकंड वेव से ज़्यादा खतरनाक होगी या हम बिना लॉकडाउन लगाए ही थर्ड वेव को पार कर जाएँगे? आपकी सलाह क्या होगी सरकार को इसके लिए थर्ड वेव के? मेरा कहना इसमें बड़ा स्पष्ट है कि जो सावधानियाँ हम सेकंड वेव में ले रहे हैं, उन सावधानियों को हमको जारी रखना है, उसमें ढिलाई नहीं बरतनी है। तो अगर हम उन सावधानियों को जारी रखेंगे, तो थर्ड वेव का मुकाबला भी हम उसी अच्छी तरह से कर सकेंगे, जैसा कि हम सेकंड वेव का कर सके हैं। लेकिन थर्ड वेव इससे ज़्यादा घातक होगी, ये तो हो सकता है, लेकिन ये भयानक इतनी होगी कि जैसे कि वायरस का म्यूटेशन हो। लेकिन सेकंड वेव से थर्ड वेव जैसा कि लिटरेचर में देखा है हमने, वो छोटी होगी। अब कितनी ये नुकसानदेह होगी ये बताना मुश्किल है, कब आएगी ये बताना भी मुश्किल है। लेकिन ये सचेत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है और इसमें छोटे बच्चों को हमको बचाना है। तो ध्यान ये देना है सेकंड वेव में कि हम बच्चों के लिए पीडियाट्रिक आईसीयूज़, पीडियाट्रिक वार्ड्स और नियोनेटल आईसीयूज़, तो इसमें गायनेकोलॉजी और पीडियाट्रिक्स दोनों डिपार्टमेंट्स को हमें जहाँ-जहाँ हैं, उनको हमको एनरिच करना है मोर फैसिलिटीज़ के लिए और उसी से संबंधित स्टाफ को भी हमें एनरिच करना है। यानी मोर पीडियाट्रिक नर्सेज़, मोर पीडियाट्रिक डॉक्टर्स, मोर पीडियाट्रिक बेड्स, मोर पीडियाट्रिक आईसीयूज़, मोर नियोनेटल आईसीयूज़ और इसमें मैंने एक बात और जोड़ दी है कि क्रचेज़, क्रचेज़ भी हमें बनाने पड़ेंगे थोड़े। क्योंकि ब्रिटिश पीरियड में पुराने टाइम में हर दफ्तर से अटैच एक क्रच होता था। आज भी वहाँ हर हॉस्पिटल, हर ऑफिस के पास एक क्रच होता है। मेरी खुद बहू वहाँ काम करती है लंदन में और उसके हॉस्पिटल में क्रच है। तो ये क्रचेस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर माँ-बाप को संक्रमण हो जाए तो बच्चा कहाँ जाएगा? काम वाली तो है, उस पे तो हम भरोसा कर नहीं सकते। घर में आजकल बड़े नहीं हैं, तो क्रचेस का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहेगा आने वाले दिनों में। तो इस बहुत अच्छी बात सर आपने बताई है, डॉक्टर वली ने बहुत अच्छी बात बताई है कि सुख सुविधाएं अब सरकार को है ज्यादा बढ़ानी चाहिए, ज्यादा ध्यान देना चाहिए थर्ड वेव की तरफ। सर आगे बढ़ते हैं, मेरा अगला सवाल गांव से रिलेटेड होगा, ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड होगा। देखा जा रहा है सर लगातार पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, बिहार यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ऐसे में सर सबको पता है कि सुख सुविधाएं गाँवों में कैसी होती है। 10-12 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल्स होते हैं, गाँव में कोई आरटीपीसीआर टेस्ट, एंटीजन टेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगे सरकार को कि क्या सुख सुविधाएं सरकार जो है वो गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में बना सकती है? डॉक्टर्स इस पे आगे कैसे काम करेंगे, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जब आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उन्होंने 17 साल के बाद नेशनल हेल्थ पॉलिसी रिवाइज़ की थी और इस पे काफ़ी कवरेज हुआ था प्रेस का। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था, वो ये था कि हम ग्रामीण सेवाओं को गाँव में और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को हम ज़्यादा विकसित करेंगे। और हमारे यहाँ ये ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा केंद्र जो हैं गाँव में एग्ज़िस्ट करते हैं। कहीं उनमें ताला पड़ा है, कहीं उनमें स्टाफ नहीं है, कहीं नर्सेज़ और डॉक्टर वहाँ जाना नहीं पसंद करते क्योंकि वहाँ सुविधाएँ नहीं हैं, इसलिए वहाँ लंबी-लंबी घास उगाई है, सेंटर्स बंद हैं, उनकी सफाई नहीं हुई है सालों से। तो सबसे पहला मैं ये सुझाव दूँगा, प्रार्थना करूँगा कि उन सेंटर्स को रिवाइव किया जाए, एक। उनको खंडर नहीं बनने दिया जाए। दूसरा, जहाँ-जहाँ छोटे-छोटे कैंप्स लग सकते हैं गाँव में,
जैसे कि शुरू भी हुआ है एक आध जगह, तो यूपी में शुरू हुआ है, मुझे देखा मैंने, और इधर भी दिल्ली के आसपास भी शुरू हुआ है। तो वहाँ पे दिन में जाके गाँव वालों को एजुकेट करें। अच्छा, गाँव में ऐसे ही लोग घूम रहे हैं, ऐसे ही एक दूसरे के साथ मिल बैठ रहे हैं, उनको पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है। उनको ये पता है कि इस गाँव में 30, इस गाँव में 35, इस गाँव में 24 वो मृत्यु अभी भी सडनली कहते हैं हुई। सर कि कोरोना है ही नहीं, कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं, ही नहीं, नहीं। मुझे यहाँ एक बात कहने जा रहा हूँ। एक चैनल कवरेज कर रहा था, तो उसमें 2 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हुई। एक तो कवरेज जहाँ वो हो रहा था, वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई और जैसे कि कोई तमाशा हो रहा है, और विदाउट मास्क, विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग। फिर वो एक बूढ़े आदमी के पास गए जो नल के नीचे बैठा नहा रहा था, और उससे पूछा, बाबा ये मृत्यु क्यों हो गई इतनी? तो बाबा ने बड़ी मासूमियत से कहा, बूढ़े आदमी ने, कि कुछ पुराना आ गया है लगता है। तो उन्हें अभी तो इसका नाम भी नहीं मालूम थी। हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करें? बस हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कपड़े का ढाटा 3 लेयर का करके सब लोग बांध लो आज ही। इससे मंदिरों में ऐलान हो, मस्जिदों में ऐलान हो, और भोपू पे, लाउड स्पीकर पे, जैसे इलेक्शन के टाइम छुट्टी जगहों पे होता है, वो हो। तो लोगों से एक ही प्रार्थना हम करें जो वो कर सकते हैं, कि सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़ा घर की सफाई, हाइजीन, और 3 लेयर अपना ढाटा बांधना। ये बहुत 2 इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हम कर सकते हैं। तो उनको ये कम से कम हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग से रोक सकते हैं। और तीसरा, अगर हम दवा बाँट सकें, टेस्ट कर सकें, जैसा कि शुरू हो गया है, और बट वो बहुत कम तादाद में है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सक्सेसफुल है अभी, तो हमें लेकिन सर रैपिड आरटीपीसीआर में टेस्ट। भी रिजल्ट कहाँ आ रहा है? आरटीपीसीआर 2-3 बार लोग आरटीपीसीआर करा तब आरटी-पीसीआर भी तो नेगेटिव आ रहा भूल है। जाइए, मैं कहता हूँ आरटी-पीसीआर धोखेबाज टेस्ट है। हमें इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए। शुरू में हमने कहीं-कहीं गलती भी खाई है। कल पुणे की एक फैमिली का दिखा रहे थे कि एक यंग मैन था, उसका आरटी-पीसीआर नेगेटिव होने की वजह से उसको दाखिला नहीं मिला, और दे लॉस्ट 4 पीपल ऑफ द सेम फैमिली। तो ये आरटी-पीसीआर पे हम 70% ही डिपेंड कर सकते हैं। जहाँ तक दूसरे टेस्ट का सवाल है, रैपिड एंटीजन, उससे स्क्रीनिंग हम कर सकते हैं, तुरंत रिजल्ट मिल सकता है। हॉस्पिटल की, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की टीम इसको कर सकती है, और लोगों में इस बात का कॉन्फिडेंस आ सकता है कि हमारे गाँव में इतने परसेंट लोग इन्फेक्टेड हैं, बाकी ठीक हैं। तो बाकी ठीक को कैसे बचाना है? सोशल डिस्टेंसिंग से, मास्किंग से। जो बीमार निकल रहे हैं, पॉजिटिव निकल रहे हैं, उनको लाके उनका इलाज करना है, या दवा बाँटनी है। कहीं न कहीं ये बड़ा चैलेंज है सर सरकार के लिए, क्योंकि गाँव के लोग ज़्यादातर इन सब चीज़ों पे मानते नहीं हैं, तो सरकार के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। आगे बढ़ते हैं सर, अभी देखा ये जा रहा है कि बिहार में भी 5 ऐसे केस आए हैं पोस्ट कोविड के, जिनको वो कोरोना हो गया, वो ठीक हो गए, लेकिन ब्लैक फंगस उनमें पाया जा रहा है। तो ये कितनी खतरनाक बीमारी है ब्लैक फंगस, और इसके लक्षण क्या हैं सर? देखिए, ब्लैक फंगस जो है, उसके बारे में कुछ थोड़ा ओवर पब्लिसिटी हो गई है। ये एक फंगस होता है जो डबल रोटी पे हमारी लग जाता है, ब्लू कलर का, राइजोपस कहते हैं उसको। गंदगी से, गंदे पानी से, गंदी मिट्टी से इसका संक्रमण हमारे घर में या हॉस्पिटल में आ सकता है। ऑक्सीजन का जो पानी होता है, उससे भी ये आ सकता है। शुगर वालों को इसका ज़्यादा प्रकोप हो सकता है। खास तौर से जो लोग नाक नहीं साफ करते हैं, वो नाक में सड़न होती रहती है, उनके साइनसेस में पहुंच जाता है ये। उसके बाद ये धीरे-धीरे जाता है आँख में और ब्रेन में, एकदम से नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरी आँख में आज ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए तो वो आज ही आया है, नहीं। ये स्लो ग्रोइंग है, इसके बारे में ये बता देना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये हमेशा से देखा जाता रहा है। हमने पिछले कोविड के जो संक्रमण था उसमें, और उससे पहले भी गंगाराम हॉस्पिटल में कई केसेस ऑपरेट किए हैं, उनको डायग्नोज किया है। इसमें सबसे पहले नाक की सफाई, हाइजीन, पैरों का साफ रखना, हाथों का साफ रखना, और मिट्टी में जो लोग रह रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा हाइजीन की ज़रूरत है। मास्क लगाने से भी इसमें फ़ायदा होता है। तो ये काला फंगस या ब्लैक फंगस देखने में ब्लू ही होता है, और वो ब्लैक क्रस्टिंग बनाता है। तो इसकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन पहली उसी में ही लक्षण की सीरीज़ में, जो मतलब अर्ली का मतलब बहुत जल्दी इसको पहचानना ज़रूरी है, और वो पहचानने का तरीका ये है कि अगर हमें नाक में कोई फ़र्क, सूंघ आए, स्मेल आए, या हमारे तालू पे काला धब्बा बन जाए, या आँख के नीचे की खाल लाल हो जाए, उसका रंग बदल जाए, या आँख में दिखना कम हो जाए, धुंधला हो जाए, यूजुअली ये एक साइड में होता है तो इसका पहचानना बहुत मुश्किल होता है, या अनएक्सप्लेन्ड सर में दर्द रहे, आधे सर में, अनएक्सप्लेन्ड जबड़े के पास दर्द रहे, इसमें बुखार भी नहीं आता, लेकिन बहुत सीवियर केसेस में जब ये लंग में चला जाता है तो बलगम के साथ खून आ सकता है। तो अगर ये सब लक्षण हैं,
खास तौर से सर में दर्द और आंख में दर्द और धुंधला दिखना, ये 3 इसके प्रमाणिक लक्षण हैं। और देखने में अगर हमारी नाक से काला खुरन निकले या तालू में काला जमा दिखे तो फौरन डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। 50% इसकी मोर्टेलिटी है एडवांस केसेस में। अदरवाइज हम इसका एंटी फंगल ड्रग जो एम्फोटेरेसिन बी है उससे इलाज कर सकते हैं। जहां जहां ये ज्यादा फैल रहा है, मसलन ये गुजरात में सबसे पहले आया था, राजस्थान में भी आया, मध्य प्रदेश में आया, तो वहां पे हमें हॉस्पिटल की चेकिंग करनी चाहिए, ऑक्सीजन ट्यूब की, ऑक्सीजन पाइप की, ऑक्सीजन सिलेंडर में जो पानी है उसकी। तो ये बहुत जल्दी हम इस पे काबू पा सकते हैं। नहीं तो मास स्केल पे फैल गया अगर, तो फिर डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि इसमें आई और ईएनटी दोनों की टीम को एक साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है जब इसमें संक्रमण हो जाता है। तो ब्लैक फंगस से बचने का एक तरीका ये भी है कि अगर हमें डायबिटीज है या हमें हाल ही में स्टेरॉइड, जैसा कि आपने कहा, स्टेरॉइड इतना कॉमन कॉज नहीं है, लाखों लोगों को स्टेरॉइड मिल रहा है, सबको एक इक्का दुक्का को हो रहा है, तो स्टेरॉइड भी इसमें बदनाम हो गया। तो स्टेरॉइड का इतना बड़ा रोल नहीं है इसमें, इसमें हाइजीन का बड़ा रोल है, क्योंकि डबल रोटी जो बासी होती है उसी में फंगस लगता है, ताजी डबल रोटी में फंगस लगता भी है तो दिखाई नहीं देता। तो इसलिए हमको स्टेरॉइड पे से डरना नहीं है। इसके लिए गलत मैसेज जा रहा है कि स्टेरॉइड लेने से फंगस हो रहा है। नहीं, स्टेरॉइड तो लाखों की तादाद में लोग ले रहे हैं, ऑलमोस्ट हर पेशेंट ले रहा है, तो सबको थोड़ी हो रहा है, मिनिमम क्वांटिटी को हो रहा है, 1 लाख में एक को। तो इसलिए इसका कारण स्टेरॉइड बिल्कुल नहीं है, इसका कारण है गंदगी, लैक ऑफ हाइजीन, गंदा पानी, और हमारे किस्मत के हॉस्पिटल के अगर किसी इक्विपमेंट में है, मास्क में है और मास्क को चेंज नहीं किया गया है, तो इसके लिए हम लोग ये बता रहे हैं कि मास्क अगर आपके घर में भी है तो उसको तुरंत चेंज करना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है सर आपने, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है लोगों को दी है, कहीं ना कहीं लोगों को इससे राहत भी मिलेगी। सर मेरा अगला सवाल यह है कि देखने में आ रहा है लगातार कोविड से लोग रिकवर हो रहे हैं, 5-6 दिन हो गए रिकवर होते जा रहे हैं, ठीक लग रहा है उन्हें, लेकिन अचानक से रात में हार्ट अटैक आ जाता है, मर जाते हैं सुबह। तो ये क्यों हो रहा है सर? अचानक से बहुत ऐसे केसेस सामने आए कि कोविड से ठीक हो रहे हैं, सब चीज ठीक है, शरीर में सांस लेने की भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन अचानक से हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है सर? इसके पीछे कोविड का खतरा ही है, आपने ठीक आकलन किया है। कोविड के वायरस में कुछ ना कुछ मिलावट है, इट्स ए हाइब्रिड वायरस, और ये हमारे शरीर का जो क्लॉटिंग सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है। हालांकि इसमें दोनों क्वालिफिकेशंस हैं, दोनों गुण हैं या अवगुण हैं, कि ये जो खून पतला करने वाला सिस्टम है उसको भी प्रभावित करता है और खून जमाने वाला सिस्टम भी है उसको भी प्रभावित करता है। तो ये सडन डेथ, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, लंग फेलियर, ये जो हो रहा है ये क्लॉटिंग की वजह से हो रहा है। हमारे शरीर में फिब्रिनोजन एक प्रोटीन होता है जिसको ये कन्वर्ट कर देता है फिब्रिन में। फिब्रिन ऐसे बैंड्स बना लेता है और वो बैंड इंटरलॉक हो जाते हैं, और उसमें इंटरलॉक के बाद ब्लड सेल्स फंस जाते हैं और क्लॉट बन जाता है। जब वो क्लॉट बन जाता है तो वो बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे बच्चे नाली में गेंद फंसा देते हैं, तो नाली का पानी बंद हो जाता है बहना, इसी तरह ब्लड फ्लो जो है वेसल्स में बंद हो जाता है और सडन हार्ट अटैक। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, उनकी वाइफ की पल्स एकदम 70 से 142 चली गई, तो मैंने कहा इनको तुरंत जाके कार्डियक चेकअप कराइए आप। इसी तरह एक हमारे दोस्त का भी अभी फोन आया था, उनके भाई की जो पत्नी थी वो मिड नाइट में उनका सैचुरेशन 97 से 33 हो गया और सडन डेथ हो गई। तो ये सडन डेथ का एक बड़ा कारण है, स्ट्रोक का बड़ा कारण है, हार्ट अटैक का बड़ा कारण है। आपने देखा होगा मशहूर टीवी एंकर थे जो सरदाना साहब, रोहित हाँ, सरदाना, रोहित सरदार। जी सर। हेल्दी थे, बहुत जिम करते थे, कोरोना से रिकवर हो गए थे और वेरी मस्कुलर हेफ्टी यंग मैन, उनको सडन डेथ हुआ। तो ऐसे ठीक हो रहे देखने में थे वो, कैसे कोविड से ठीक हो रहे थे, वो खुद बता रहे थे जी, मैसेज करके कि मैं ठीक हो रहा हूँ। जी, यस सर। उसमें भी ये, इसलिए हम ब्लड थिनर्स देने में इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मैंने नुस्खे बना रखे हैं और मैंने नुस्खों में खास तौर से लिख रखा है और वो मैं टाइप करके लोगों को भेजता हूँ। ये वार्निंग्स लिख रखी हैं कि कोविड किस तरह संक्रमण करके आपको बाद में भी परेशान कर सर सकता कुछ है। सर हम कुछ ब्लड नुस्खे थिनर हमारे जनता को को भी डिसाइड बताइए करते हैं प्लीज। जी। सर कुछ शुरू नुस्खे से हमारे ब्लड जनता को थिनर बताइए। दिया जाएगा, तो शुरू से अगर हम ब्लड थिनर पे ध्यान देंगे, चाहे वो इकोस्प्रिन हो चाहे वो ब्लड थिनर दूसरी वैरायटी का हो, तो हम इस कॉम्प्लिकेशन को, जिसमें हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता जान बचाने का, कोरोना में तो टाइम मिलता है जान बचाने का, निमोनिया में टाइम मिलता है जान बचाने का, लेकिन इस कॉम्प्लिकेशन में जब पेशेंट भी अनअवेयर हो कि अब मैं ठीक हो गया हूँ मुझे कुछ नहीं हो सकता, उस समय उसका ध्यान कोरोना के कॉम्प्लिकेशन पे जाना और डॉक्टर का भी ध्यान उस कॉम्प्लिकेशन पे जाना, ये बहुत मुश्किल एक चीज हो जाती है। और ये सब हम लोगों को, डॉक्टर्स को भी समझने की चीज है। मैंने इसमें कल रिमार्क लिखवाया है
कि 6 हफ्ते तक अपना फॉलोअप मत रोकिए, क्योंकि SARS-CoV-2 इन्फेक्शन में इंक्रीज एनी डे। कीप चेकिंग ऑक्सीजन सैचुरेशन, डोंट लीव योर फॉलोअप फॉर 6 वीक्स। तो 6 हफ्ते तक अपना फॉलोअप जो है बिल्कुल नहीं रोकना है। शुगर पर वॉच रखना है, ब्लड प्रेशर पर वॉच रखना है, और हमको एक ईसीजी भी करा लेना है। अगर डॉक्टर भूल जाए तो डॉक्टर को याद दिला दीजिए कि मेरा एक हार्ट का एक ईसीजी और हार्ट के कुछ मार्कर्स होते हैं, वो करा लीजिए। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घर जा रहा हूँ, तो वो पूरा आप संतुष्ट होकर जाइए, और ब्लड थिनर्स को मत बंद करिए। सर बहुत बड़ी बात आपने कही है, कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। सर अब ये देखना ये आ रहा है कि अफवाहों का दौर भी जारी है, बहुत गर्म अफवाहों का बाजार हो गया है अब कोरोना काल के समय में। तो ऐसी अफवाहें सामने आ रही हैं कि गर्म पानी से अगर आप नहा लेंगे तो कोरोना चला जाएगा, अगर आपको कोरोना है तो वो वायरस मर जाएगा गर्म पानी से अगर आप नहा लेंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई है सर, और आप बताइए इस पे कितनी सच्चाई है? अगर ऐसा होता तो आज कोरोना रहता ही नहीं दुनिया में। इसमें बिल्कुल। एक तो अल्कोहल आया था शुरू में, लोगों ने अल्कोहल पीना शुरू कर दिया। उसके बाद एक व्हाट्सएप पे बड़ा खतरनाक चैट आया था कि आप नाक में नींबू डाल लें तो कोरोना का वायरस मर जाता है। वो बहुत, उसने कई लोगों की जानें ले ली हैं। नींबू का इस्तेमाल नाक के अंदर डालना बहुत बड़ा खतरा है और फैटल है। और भी छुटमुट कई चीज़ें आती रहीं। इसमें मैं ये कहूँगा, अगर आप देसी इलाज में इंटरेस्टेड हैं तो कलौंजी खाइए, अश्वगंधा खाइए, हल्दी वाला दूध पीजिए, व्यायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। ये नेचुरल तरीके हैं कोरोना से इम्यूनिटी बढ़ाने के। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। ना गर्म पानी से नहाना हमारी हिफाजत करता है, ना और कोई चीज़ हिफाजत करती है। तो खाना इसमें पौष्टिक होना चाहिए, कम खाना चाहिए, लिक्विड्स ज़्यादा होने चाहिए, सूप्स ज़्यादा होने चाहिए। मशरूम एक ऐसी चीज़ है जो जैन लोगों के अलावा सब वेजिटेरियन लोग खा सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन लोग भी खा सकते हैं। तो मैं उन लोगों से ये कहता हूँ, आप मशरूम का इस्तेमाल इस पीरियड में बढ़ा दीजिए। ये प्रूवन चीज़ें हैं। इसके अलावा प्याज है, अदरक है, लहसुन है, हल्दी है, ये सब मैंने जैसे हल्दी अभी बताई, तो इससे नेचुरल इलाज हो सकता है। और सबसे बड़ा नेचुरल इलाज ये है कि हम नींद भर के सोएं, अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव ना सोचें और स्ट्रेस न लें। इससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत मजबूत होता है, और कोरोना का जो संक्रमण तो नहीं कहूँगा बल्कि आक्रमण कहूँगा, जो इसका अटैक होता है वो इतना मजबूत नहीं होता है फिर। सर लगातार अब खबरें आ रही हैं कालाबाजारी की, ऑक्सीजन की कालाबाजारी चल रही है, रेमडेसिविर की कालाबाजारी चल रही है। पहले शुरुआती दौर में ज्यादा हो रही थी, लेकिन अभी भी रेमडेसिविर की कालाबाजारी चल रही है। तो ये रेमडेसिविर दवा जो है ये कितनी इफेक्टिव है कोरोना को मारने में, या हमारे पास कुछ और दवाइयां भी हैं जिनसे इलाज हो सकता है, रेमडेसिविर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है? लोग घर पे भी रख रहे हैं, नहीं, ये काफी काफी मात्रा में घर पे रख रहे हैं दवाई। रेमडेसिविर का पहले तो अखबारों में ही पढ़ा जा रहा था फर्स्ट वेव में, और फिर ये अवेलेबल थी और फिर एकदम से खत्म हो गई मार्केट से। तो रेमडेसिविर का जो प्रोडक्शन है और जो सेल है और जो प्रिस्क्रिप्शन है वो जुडिशियस होना चाहिए। और एक खास फेज होता है इसका, जब ये कोरोना संक्रमण बॉडी में बढ़ रहा होता है और पेशेंट आईसीयू में जा रहा होता है, सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा होता है, वो 7वें से 12वें दिन हो सकता है। तो 7 से 12 दिन के बीच में रेमडेसिविर काम कर सकता है। और रेमडेसिविर कोरोना की दवा नहीं है, ये मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं। कोरोना की दवा नहीं है, कोरोना की बिल्कुल दवा नहीं है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर जो है वो इबोला वायरस की दवा है, जो इबोला वायरस के लिए इजाद की गई थी। उसमें भी ये ज़्यादा कामयाब नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये महंगी थी और बहुत सी कंपनियों ने इसका लाइसेंस ले लिया था बनाने का, तो उन्होंने जिस अनुपात में ज़रूरत पड़ी उस अनुपात में वो नहीं बना पाए, तो इसलिए कालाबाज़ारी शुरू हुई। कुछ लोगों ने नकली भी बना लिया, जो कि डेथ्स हो गई, पकड़े गए। तो रेमडेसिविर जो है, इट इज़ नॉट ए ड्रग फॉर कोरोना वायरस, इट इज़ जस्ट टू शॉर्टन द स्टे आईसीयू में आपका 3 से 5 दिन शॉर्ट कर सकती है। लेकिन ये हरगिज़ कोरोना की दवा नहीं है। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप उसके लिए ब्लैक मार्केटियर्स को प्रमोट मत करिए। आप त्याग दीजिए ब्लैक मार्केट से इसको लेना, अपने आप फ्री हो जाएगी। बिल्कुल। जाते जाते सर मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि डीआरडीओ ने अब एक नई मेडिसिन उत्पाद की है 2DG नाम से, ग्लूकोज फॉर्म में ये होती है। तो ये कितनी कारगर है, ये कैसे काम करती है, थोड़ी हम हमारी जनता को बताइए। वो थोड़ी कंफ्यूज है कि या कोरोना को खत्म कर देती हैं, या कैसे ये इफेक्टिव है, इसकी मंजूरी भी अब सरकार ने दे दी है। धन्यवाद इस प्रश्न को पूछने के लिए। सबसे पहले मैं उन
सब साइंटिस्ट को जो DRDO के हैं और जो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के हैं और जिन्होंने इस दवाई की रिसर्च में योगदान किया है, जो कि पिछले साल अप्रैल से चल रहा है 2020 से, उनको सैल्यूट करता हूं। और मैं ये गुजारिश करता हूं कि उनके गले में सोने के फूलों का हार डाला जाए, सरकार उनको बहुत अच्छे से सम्मानित करे। वो हमारे अपने साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पहली बार दुनिया को कोई ड्रग, जिसको हम कह सकते हैं, वो दी है, जो कोरोना की लड़ाई में बहुत अच्छी फाइटर ड्रग है। और उसका मैकेनिज्म ये है कि हमारे शरीर में जो कोरोना वायरस सेल्स में चला जाता है तो वो हमारे शरीर को खाने लगता है बहुत तेजी से, और जो मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज है, उसको विघटित करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है उसका। तो एक बहुत अजीब फिनोमेना होती है, जैसे कि कैनाबलिज्म होता है, मांस खाना। ऑटो कैनाबलिज्म एक फिनोमेना होती है कि हमारा शरीर वायरस की ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, जो वायरस की वजह से कम हो जाती है, अपने ही मांस को खाने लगता है। इसको ऑटो कैनाबलिज्म मैंने बताया कहते हैं। और इसमें ग्लाइकोजन का मुख्य योगदान होता है। ग्लूकोज जो है षष्ठ कोणीय एक मॉलिक्यूल होता है, जिसके एक कोने पे हाइड्रोक्सी ग्रुप में से हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है। तो उसका ये मॉडिफिकेशन जो है, ये 2D ग्लूकोज बना है। तो ये हेक्सोज एक एंजाइम होता है, उसके जरिए सेल्स के अंदर जो वायरस घुस जाता है उसको रोकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये ड्रग जो है, ये ग्लूकोज है एक मॉडिफाइड, ये कॉम्पीट करती है ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम से कि सेल्स में ये अंदर चली जाए और हमारा ग्लूकोज जो है कंज्यूम होने से बच जाए, और वायरस की एंट्री को ये रोकती है। इसका बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। इस समय कम है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कोरोना के इलाज में। और हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम अपने ही रिसर्च को, अपने ही साइंटिस्ट को बहुत कम प्रमोट करते हैं। विदेशों से जो लिटरेचर आता है उस पर आँख मूंद के हम यकीन कर लेते हैं। तो मैं एक बार फिर आपके माध्यम से उन सभी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंटिस्ट के साइंटिस्ट को बधाई देता हूं, और हमें उनको सर आंखों पर बिठाना चाहिए। और हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो अद्भुत काम किए हैं, जिसमें से ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाना, ऑक्सीजन के प्लांट्स का इजाद करना, टीके के लिए भी, वो RT-PCR के लिए भी डिफेंस मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा एल्गोरिदम डेवलप किया है, जिससे जो हमने शुरू की थी, जहां से बात RT-PCR टेस्ट की, फैलिसीज की, जो RT-PCR 30% टेस्ट फॉल्स नेगेटिव दिखाता है, तो उसका भी उन्होंने निदान कर दिया है, उसका भी उन्होंने जो है सोल्यूशन दे दिया है। वो सोल्यूशन बाहर आएगा, वो एक एल्गोरिदम है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव है, और ऑल्सो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये फॉल्स नेगेटिव है। तो ये DRDO की जो इस कोरोना से संबंधित रिसर्च है, मैं उस पूरी रिसर्च के साइंटिस्ट को जो उसमें इन्वॉल्व हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस उसमें इन्वॉल्व हैं, जूनियर साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व हैं, और सीनियर साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व हैं, उन सबको पूरे देश की तरफ से बधाई देता हूँ। और इस बात का आह्वान करता हूँ कि हम उनका स्वागत करें, उनको सम्मानित करें, जो भी हमसे हो सके उनके लिए करें। उन्होंने देश को बल्कि पूरे विश्व को एक बेहतरीन तोहफा दिया है, और ये बहुत सस्ता है, ओरल है, पैकेट्स में यूज हो सकता है, और ये बहुत जबरदस्त एक रिसर्च है जो कि उन्होंने दी है, और मॉडरेट टू सीवियर केसेस में ये यूज हो सकता है, इजीली अवेलेबल है, शुगर का मॉलिक्यूल है, हेक्सोकाइनेज पाथवे के द्वारा ये एक्ट करता है। तो ये बहुत बड़ा, आपने बहुत अच्छा किया है, सवाल पूछ लिया। तो बहुत बड़ी मेरे दिल से वो उनके लिए आदर और सम्मान की वेव्स निकल रही हैं, तरंगे निकल रही हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे देश ने वर्ल्ड को कुछ दिया है। इसको हमें खूब चर्चा करनी चाहिए, इसकी खूब, इसका जो है वाइड स्प्रेड पब्लिसिटी देनी चाहिए हर मीडिया से, और इसको यूज भी करना चाहिए, क्योंकि ये सेफ है। हर एक मरीज को जो भी होश में है उसको दिया जा सकता है, और इनएक्सपेंसिव है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इवन डायबिटिक्स को भी दिया जा सकता है। तो ये आपने बहुत अच्छा किया है, सवाल पूछा, और आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और बहुत कुछ था मन में बताने के लिए, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए मैं यही कहूँगा, मास्क लगाइए, घर से मत निकलिए, और 2 गज नहीं, अब 2 गज से ज्यादा दूरी रखिए, बच्चों को बाहर मत भेजिए, बाहर से आए हुए बच्चे अपने दादा दादी के कमरे में न जाएं, छोटे बच्चों को बिल्कुल गोद में लेना, प्यार करना,
और हग करना ये बिल्कुल मत कीजिए, उनको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहिए उनसे, और आपकी ये कुर्बानी जो है कोरोना के रोकने में बहुत सक्षम होगी, बहुत कामयाब होगी, और देश को हम इस बड़ी आफत से बचा लेंगे। जिंदगी मौत तो भगवान के खुदा के हाथ में है, लेकिन हमारी जरा सी भी असावधानी जो है वो किसी की जान ले सकती है, अगर हमारी नहीं तो दूसरे की जान ले सकती है। इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। डॉक्टर एम वली सर, बहुत बहुत धन्यवाद नवभारत टुडे से बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एम वली सर। इन्हें साफ बताई गांव में हम कैसे मॉडल यूज कर सकते हैं, कैसे संक्रमण रोक सकते हैं, और इन्हें हमारे देश के साइंटिस्ट को भी सलाम किया। हम भी सलाम करते हैं हमारे साइंटिस्ट को कि उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। पूरे देशवासियों से ये विनती करते हैं कि साइंटिस्ट को सलाम करें, अपनी देश की बनी हुई दवाओं को अपनाएं विदेशी दवाओं के बदले। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टुडे। धन्यवाद। नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।